Good morning, everyone. Let's start today's headline और हिंदू न्यूज एनालिसिस, और जो कि है हमारा ये आज के पूरे टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं, जो एक इम्पोर्टेंट हेडलाइन हो सकती है आपके पेपर में नए आंसर ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, कुछ नए कंटेंट ऐड ऑन करने के लिए आप इनमें से कुछ आइडियाज ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नेंस से हो, चाहे सोशल जस्टिस से हो, या फिर इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एज वेल एज इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को इन सब चीजों में हेल्प करने वाली है। लेट्स स्टार्ट विद सम इंट्रोडक्शन कि जो हम पढ़ेंगे, जैसे सिलेबस JS2 का टॉपिक गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस से रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे जेलों में चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की कमी रिपोर्ट। तो जो जेलों में प्रिजनर है उसके हेल्थ के लिए हमें क्या करना है, या वो किस चीज से गुजर रहे हैं जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से एक चीज है। सेकंड, सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को दृश्यमान, सुलभ और किफायती बनाना, क्योंकि अभी भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, सेकेंडरी या टर्सरी किसी भी हेल्थ केयर के लिए प्राइवेट पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, और पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे उनकी इतनी ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। हम अभी भी देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पब्लिक हेल्थ जो सिस्टम है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से दवाइयां या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है और न ही समय पे दिया जाता है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट से कि क्या एक बार विलुप्त हो चुका खतरनाक भेड़िया वापस आ गया है। साइंस एंड टेक से V2G टेक्निक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, साथ ही फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या होता है, एंड ट्रम्पोनॉमिक्स को गंभीरता से लिया जाना चाहिए या नहीं, इस चीज को भी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, दैट इज टाटा ट्रस्ट द्वारा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके द्वारा, टाटा ट्रस्ट द्वारा। ओके, टाटा ट्रस्ट समर्थित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। टाटा ट्रस्ट ने इसको सपोर्ट किया है, जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जो समय समय पर भारत में न्याय वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करती है, और इसका 2025 का संस्करण भारतीय जेलों में चिंताजनक स्थितियों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से अत्यधिक भीड़ भाड़ के बीच स्वास्थ्य सेवा और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो जो प्रिजनर है उनकी संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और हम लोग टोटल 131% के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन हम तभी भी क्या कर रहे हैं, जेलों में इतने प्रिजनर भरते जा रहे हैं। तो भारत की जेलें 131% की अधिभोग दर पर चल रही है। ठीक है, तो ये 131% दर बहुत ज्यादा है, जो उनकी इच्छित क्षमता से कहीं ज्यादा है, जबकि 2030 तक ये जेल की आबादी 6.8 लाख तक पहुंचने की अनुमान है। बुनियादी ढांचे से केवल 5.15 लाख कैदियों का समर्थन करने की उम्मीद है, जो एक गंभीर असंतुलन को दर्शाता है। तो इतने सारे जेल होने के बाद 6.8 लाख जेल बनेंगे जो 2030 तक बनेंगे, लेकिन वो सपोर्ट कितने को करने वाले, 5.15 लाख को, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इतने आबादी बढ़ेगी जेल में 6.8 लाख, लेकिन जो जेल का वो है वो 5.15 लाख ही कैपेसिटी है। तो इतने जो पीपल हैं उनका क्या होगा, जो इतने प्रिजनर हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की भारी कमी से एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता उत्पन्न होती है। तो इनके यहाँ जो जेल में है वहां पे चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य इनके स्टाफ बहुत कम है। ठीक है, ये जो डॉक्टर है ये बहुत कम है, और देखो 1300 से अधिक जेलों में पूरी कैदी आबादी की सेवा करने वाले केवल 25 मनोवैज्ञानिक है, जबकि पिछले दशक में मानसिक बीमारी वाले कैदियों की संख्या 2012 में इतना था, और जो 2022 में बढ़ के 1984 हुआ। तो 1300 से अधिक जेलों में कितने लोग हैं, सिर्फ 25 साइकोलॉजी। तो 25 साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, क्या वो इतने लोगों को संभाल पाएंगे, जो कि और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, वह और बढ़ेगी इसके लिए। तो इसके अलावा 43% चिकित्सा अधिकारी पद रिक्त है, तो जितने 43% है वो जो सीट है वैकेंट है,
ठीक, स्टाफ के लिए ये सीट वैकेंट है और वर्तमान कैदी से डॉक्टर अनुपात 775:1 है, मतलब 775 कैदियों पर एक डॉक्टर। अभी के टाइम पे कितना है, 775 कैदियों पे एक डॉक्टर, जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 में निकला था, मॉडल जेल मैनुअल जो बताता है कि कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने कैदियों पे, 300 पे एक डॉक्टर होने चाहिए, जो कि इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। ये जहां पे 300 पे एक डॉक्टर चाहिए हमें, अभी वर्तमान में हम कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं, 775 डॉक्टर पे ऑपरेट कर रहे हैं। रिपोर्ट में डेटा पारदर्शिता की कमी भी आलोचना की गई है, खास तौर पर विकलांग कैदियों के जेल में प्रवेश करने या कारावास के दौरान विकलांगता प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड की अनुपस्थिति। मतलब कि हमने डाटा में देखा है कि कई सारी चीजें ऐसी भी है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो जेल का जो डाटा है, जैसे कई सारे विकलांग लोग जाते हैं प्रेजेंट में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जेल में रहते रहते विकलांग हो जाते हैं, मतलब उनके कुछ ट्रीटमेंट की वजह से या जो भी एक्शन लिया गया हो उससे वो विकलांग होते हैं। तो उसका जो डाटा है वो चीज क्या करके रखी गई है, छुपा के रखी गई है, उसको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। तो ये भी ये जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है वो हमें बताता है। नेक्स्ट हमें बता रहा है कि ये भीड़ भाड़ की स्थिति संक्रामक रोगों के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। संभावित प्रकोपों को संभालने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य सेवा स्टाफिंग पूरी तरह से अपर्याप्त है। तो इतने सारे भीड़ होगा, इतनी सारी मेंटल प्रॉब्लम होगी और भी कई सारे जो हेल्थ दिक्कतें हो रही हैं उसको रोका नहीं जा रहा है, उसके लिए डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो मौजूद ना होने की वजह से ये जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जाएंगी और उसको हम इन फ्यूचर कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि क्या है कानून में इसके लिए, प्रिजनर्स के लिए कुछ कानून में दिया गया है राइट्स की नहीं। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है हमारा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 ये हमें क्या देता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ टू पर्सनल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार ये देता है और स्वास्थ्य सेवा भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा और दिल्ली प्रशासन, ठीक है, सुप्रीम बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये केस आई थी जिसमें आर्टिकल 32 का यूज किया गया था, जिसमें जेल के प्रिजनर को एक सही लाइफ देने की बात की गई थी, ठीक है, और मानवीय व्यवहार पर इस पे जोर दिया गया था। ये सारे चीज कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन कभी भी हम अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रिजनर्स को हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसके क्या मुद्दे हो सकते हैं जो हमने पहचाना है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो भीड़ भाड़ की वजह से रहने की स्थिति खराब होती है, हिंसा होती है और चिकित्सा देखभाल तक अपर्याप्त पहुंच होती है। तो भीड़ भाड़ होगा तो हिंसा भी होगी और स्वास्थ्य भी खराब होगा। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए रिक्त स्थान है जो कि पूरे नहीं किए जा रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कई राज्य में लगभग 9 के बराबर है, वहां पे इनके लिए कोई भी कुछ, जो हमने देखा है कि 27 या 26 साइकोलॉजिस्ट जो अभी काम कर रहे हैं वो कुछ स्टेट में तो है ही नहीं। तो स्वास्थ्य डेटा की कमी लक्षित सुधारों में बाधा डालती है और इससे क्या है कि हमें नीतिगत अनुपात और ये सारे काम करने चाहिए। हमें क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो हमें ये स्टाफ जो भी है, जितना 43% खाली है उस स्टाफ को जल्दी से जल्दी भरे और जो डाटा मैनुअल है, जेल डाटा मैनुअल, उसको 2016 के अनुसार कार्य करें। मतलब 300 के प्रिजनर के ऊपर एक डॉक्टर को अवेल करवाया जाए। भीड़ भाड़ से निपटने के लिए जेलों में भीड़ कम करने की रणनीतियां जैसे कि तेज परीक्षण, दलील, सौदेबाजी, पैरोल और जमानत सुधार को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की स्वास्थ्य सेवा चुनौतियां लगातार विकसित हो रही है। ठीक है, इतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इंडिया में, जो इवन वी हैव टेकन सो मच इनिशिएटिव, we have the central government have initiated so many schemes like आयुष्मान भारत और पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना, ये सारी चीजें होने के बाद भी नेशनल हेल्थ मिशन, तभी भी जो स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम अभी समझेंगे, जिसमें गैर संचारी रोग,
ठीक है, एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी दैट इज मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और रोगानुरोधी प्रतिरोध अब सबसे आगे है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम को 2018 में, ठीक है, व्यापक और सुलभ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की ओर प्रतिमान बदलने के लिए शुरू किया गया था, खासकर प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे इसको स्टार्ट किया गया। और ये सबसे ज्यादा फंडिंग वाला स्कीम है, जिसमें हम कितने देते हैं, 5 लाख देते हैं पर फैमिली। जो भी बीपीएल है उसको हम 5 लाख प्रोवाइड करते हैं। और हाल के स्वास्थ्य खाते सरकारी स्वास्थ्य खर्च में केवल मामूली वृद्धि दिखाते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को अधिक दृश्यमान, किफायती और विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। तो जो ये आर्टिकल है ये इन सारी चीजों पे बात करता है कि क्या क्या समस्याएं हैं जो हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारे यहाँ बहुत सारे डिजीज हैं जो कि फैलते हैं, जैसे जो हेल्थ चैलेंजेस है वो इनमें से क्या क्या इंक्लूड करता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, साथ ही क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है जो टच करने से नहीं फैलती है, और मोस्टली 60% से ज्यादा लोग क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ही फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एक तो पैसे की कमी, क्योंकि लोग अपने जो पॉकेट के खर्च है वो हेल्थ पे बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कम वो हेल्थ पे जो है वो बढ़ता जा रहा है खर्च, लेकिन सेवाएं भी इतनी अवेलेबल नहीं हो रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी दिक्कत आ रही है। इसीलिए लोग और प्राइमरी हेल्थ बहुत ही बेसिक लेवल पे इसको हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं हो पाता है, इस वजह से भी ये डिजीज बढ़ती जा रही है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट अटैक एज वेल एज कैंसर, डायबिटीज, ये सारी चीजें जो आती हैं वो क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है। एंड द अदर वन इज ज़ूनोटिक डिजीज। ठीक है, ज़ूनोटिक डिजीज क्या होता है, जो कि एनिमल के थ्रू फैलता है, एनिमल के टच करने से या एनिमल के फूड, वाटर, इन सब से अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं एनिमल के, तो उससे डिजीज एनिमल टू ह्यूमन में पहुंचती है। और वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है, रेबीज। ठीक है, रेबीज एक तरीके का यही ज़ूनोटिक डिजीज के अंदर आती है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो एनसीडी है वो कंटिन्यू 60% तक बढ़ रहा है, और उसी से ग्लोबल डेथ भी हो रहा है, जो 17% और इंक्रीज हो जाएगा इन नेक्स्ट डिकेड। अंडरस्टैंड? तो क्रोनिक एनसीडी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, वैश्विक मौतों में 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, जो आगे और बढ़ेगी। मानसिक स्वास्थ्य व्यापकता बढ़ रही है, लेकिन समुदाय आधारित उपचार, बुनियादी ढांचे की कमी है, कम्युनिटी वेल्थ सेंटर नहीं है, ज़ूनोटिक डिजीज जैसी सारी चीजें बढ़ रही है, जो पर्यावरण और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए अत्यधिक उपयोग से बदतर है। अब क्या हो रहा है, सेकेंड और क्या हमें रिपोर्ट फाइंड आउट मिलता है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट डेफिशिएंसी। ठीक है, हम ट्रस्ट डेफिसिट है अपने पब्लिक हेल्थ सेक्टर पे, तो हम सबसे ज्यादा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर पे लगा रहे हैं पैसे, और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर और भी ज्यादा पैसे ले रही है। तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है इस चीज को, ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट वी है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जो 2018 में इसको इनिशिएट किया था, 23 सितंबर 2018। और इसमें क्या दिया जाता है, जितने भी बीपीएल परिवार हैं, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको प्रति परिवार वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा कवर करवाया जाता है। और इसमें ये जो 5 लाख है वो किसी भी फैमिली साइज एंड एज का मैटर नहीं है इसमें, कि किसी का अगर स्मॉल फैमिली होगा तो इतना दिया जाएगा, बड़ा होगा तो इतना दिया जाएगा। 5 लाख हर एक परिवार को दिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एज वेल एज इट्स एज। दुनिया में सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, तो ये जो आरोग्य योजना है इस पे सबसे ज्यादा फाइनेंस लगाया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। द नेक्स्ट वी हैव आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, इसको भी एनसीडी मानसिक स्वास्थ्य और वृद्धावस्था देखभाल सहित व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाना, मतलब हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, इसको बनाने का मेन इनिशिएटिव है। हेल्थ एंड
वेलफेयर सेंटर की स्थापना करना इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नवंबर 2024 तक 1,75,338 केंद्र चालू है, 350 करोड़ परामर्श दिए गए हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, PMABHIM। इसमें क्या है, इसमें भी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना है, जितने भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और इंस्टीट्यूशन इसको ये कार्यक्रम करता है ताकि जो आपातकालीन तैयारियों को मजबूत किया जा सके। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संचारी रोग नियंत्रण और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल पर शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निरंतर समर्थन देने का काम करते हैं। तो जिसमें इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड दोनों को केयर करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब अगर इससे जब हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य को देखते हैं तो हमारे पास क्या डाटा निकल कर आता है? तो हमें निकलता है कि जो हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में मामूली वृद्धि हुई है। तो हम बहुत ही कम जो कम्युनिटी सेंटर है, जो पब्लिक सेंटर है, उसके ऊपर थोड़ा वृद्धि हुई है एक्सपेंड करने का, लेकिन प्रति व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य व्यय घट रहा है, जो गरीबों के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा को संकेत देता है। प्रगति के बावजूद भारत में स्वास्थ्य व्यय और सेवा वितरण में निजी क्षेत्र अभी भी हावी है। तो जितने भी लोग हैं वो अपना पैसा स्वास्थ्य में कहाँ पे लगाते हैं? निजी क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर पे उनकी विश्वास नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में चुनौतियां, विश्वास की कमी और धारणा के मुद्दे। तो क्या क्या हमारे पास जो हेल्थ केयर है उसमें क्या चुनौतियां आ रही हैं? पहला, लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में लैक ऑफ ट्रस्ट है इसी वजह से। दूसरा, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक केवल न्यूनतम बुनियादी ढांचा मानक प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक वैश्विक ISQA मानकों के अनुरूप है लेकिन कार्यान्वित सीमित है। तो जितने भी ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मानक है उनके हिसाब से इनका ढांचा भी क्या है? बहुत ही ठीक नहीं है, थोड़ा न्यूनतम बुनियादी ढांचा मानक प्रदान करते हैं। खराब उपयोगकर्ता अनुभव डेटा, इसके हिसाब से जो संतुष्टि, देखभाल, निरंतरता और गरिमा को अक्सर सार्वजनिक रूप से कैप्चर या साझा नहीं किया जाता है। तो ये भी एक क्या है, डिमेरिट है इसका। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ ट्रस्ट, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। और हम आगे की राह क्या दिखा सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करें। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो पहले लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है, कम्युनिटी वेलफेयर है, उस पे ज्यादा एम्फेसाइज करें कि पहले ही जो रोग है उसको डिटेक्ट किया जा सके ताकि फ्यूचर के लिए वो ठीक हो जाए। सेकेंड, अंतरराष्ट्रीय मानक गुणवत्ता आश्वासन को अपवाद नहीं बल्कि आदर्श बनाए। सार्वजनिक विश्वास का निर्माण करे, लोगों में ये ट्रस्ट डेवलप करे। राज्य केंद्र समन्वय में सुधार करे, मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशन को मजबूत करे, जिससे क्या होगा, एक लचीलेपन के माध्यम से आयुष्मान भारत जैसे केंद्रीय योजना को राज्य विशिष्ट प्राथमिकता के साथ संरेखित किया जा सकता है। और स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करे, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा, लैंगिक समानता, इन सारी चीजों पे एम्फसाइज करें और जिससे लोगों को क्या कर सकते हैं, हम अवेयर बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज द वंस एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ बैक। तो ये हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये इमेज। जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है टेक्सास में, ठीक है, यूएस की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने क्या कहा है, ये कोलोसियल बायोसाइंसेस, इसने अनाउंस किया है कि इसने डायर वुल्फ जो कितने साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, 12,000 ईयर्स अगो, उसको वापस ले आया गया है। तो इज इट पॉसिबल? साइंटिफिकली क्या ये पॉसिबल है? जो भी एनिमल एक्सटिंक्ट हो गई है उसको वापस से ले आना, तो ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है। और ये डी एक्सटिंक्ट के लिए क्या क्या किया गया है? डीएनए कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डीएनए कंटेंट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स जेनोम। जेनोम क्या है कि जितने भी इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर एक एनिमल का या जो
ऑर्गेनिज्म है उसके इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है। तो डीएनए जो है उसके यूज से जो जेनम है उसको एडिट किया गया है, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स आइडेंटिटी। तो जेनम के थ्रू इन्होंने डायर वोल्फ की आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया और द जेनम ऑफ ग्रे वोल्फ कंसिस्ट 2.447 बिलियन बेस पेयर। दिस मींस देयर आर 2.447 बिलियन पोजीशन इन डीएनए फिल्ड बाय वन ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सारी चीजें क्या है, जेनोम एडिटिंग के थ्रू इन्होंने जो डायर वुल्फ है उसको डी एक्सटिंक्ट करवाया है ना। व्हाट इज डी एक्सटिंक्ट, मतलब कि बायो जो डी एक्सटिंक्शन का मतलब है विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने या आनुवांशिक रूप से समान जीवों को बनाने के लिए जीनोम एडिटिंग जैसे जैव तकनीक बायोटेक्नोलॉजी उपकरण का उपयोग करके, ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एडिटिंग और जेनोम एडिटिंग का उपयोग करके या जो सेम एनिमल की तरह दिखे उस एनिमल की तरह या कुछ ऑर्गेनिज्म से उसकी सिमिलरिटी मिले उसको कहते हैं डी एक्सटिंक्ट, ठीक। और ये किसने किया है, कोलोसल ने, जो ग्रे भेड़ियों के जीनोम को संशोधित करने के लिए CRISPR जीन एडिटिंग का उपयोग किया ताकि ये भयानक भेड़ियों जैसा दिख सके जो 12,000 पहले खत्म हो गए थे। तो ये ग्रे भेड़िया और भयानक भेड़ियों के लिए डीएनए का 99.94% हिस्सा साझा हो, लेकिन 0.0% का छोटा अंतर 1.47 मिलियन बेस पेयर में बदल जाता है, जो आनुवांशिक दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। तो इन्होंने जो ये लिया है वो 2 तरीके के भेड़ियों के जेनम को फाइंड आउट करके लिया है, जैसे ग्रे भेड़िया और जो डायर वुल्फ है उसको हेल्प लेके उसके जेनोम को फाइंड आउट करके ये लोग कहते हैं कि जो 99.94% जेनोम है वो ग्रे भेड़िया से मिलता है, ठीक। लेकिन अभी भी साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो 0.06% का छोटा अंतर है और वो छोटा अंतर ही बहुत सारी चीजों को बदल देती है। तो ये दावा हमेशा इस बार भी कंट्रोवर्शियल क्यों चल रहा है, क्योंकि जानवर दिखने में भयानक भेड़िया जैसे हो सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि भयानक भेड़िया पूरी तरह से अलग वंश के थे। तो जो अभी कोलोसल जो कंपनी है जो ये कह रही है कि हमने भेड़िया को वापस लेके आए हैं, तो साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि जो वो भेड़िया थे अभी वाले भेड़िया सिमिलर दिख सकते हैं लुक वाइज, लेकिन जो उनका बिहेवियर है वो काफी पुराने भेड़िया से डिफरेंट है, वो सबसे अलग वंश से आते थे। 2021 के नेचर अध्ययन ने उन्हें कैनिस डिरस के बजाय एनोसायन डिरस के रूप में पुनर्वर्गित किया। तो जो अभी के लोग हैं उसको क्या कहते हैं, कैनिस डिरस, ये उसका नाम कैनिस डिरस कह रहे हैं, लेकिन जो ये नेचर है इसके स्टडी से पता चलता है कि वो एनोसायन डिरस के रूप में था, ठीक, जिससे वे आधुनिक भेड़ियों के विकासवादी पद से बाहर हो गए। इसका मतलब है कि उनके व्यवहार, शरीर विज्ञान और पारिस्थितिक भूमिका संभवतः अलग थी, जिससे वर्तमान दावे भ्रामक हो सकते हैं। तो जो ये पहले वाले जो डायर वुल्फ थे उनकी जो संरचना थी, उनकी बिहेवियर थी, जो स्ट्रक्चर था वो पूरे तरीके से अलग था। इसी वजह से अभी का जो भेड़िया को कहा जा रहा है कि हम वापस ले आए हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जा रही है। विलुप्ति निवारण विवादास्पद क्यों है, अब डी एक्सटेंशन क्यों कंट्रोवर्शियल है, इससे क्या क्या हो सकता है कि विलुप्ति निवारण कई व्यवहारिक और नैतिक चिंताओं को जन्म देता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे हमें क्या एक एथिकल और मोरल क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है। तो वैज्ञानिक की भी अपनी एक सीमाएं होती है, साइंटिफिक लिमिटेशन है, जो कि संशोधित करने से विलुप्त प्रजातियों की पूरी जटिलता को फिर से नहीं बनाया जा सकता है। उनकी प्रवृत्ति, व्यवहार और सामाजिक संरचना को कुछ अनुवांशिक संपादनों के माध्यम से फिर से नहीं बनाया जा सकता। तो अगर जो डायर वुल्फ है डी एक्सटिंक्शन है कंट्रोवर्शियल में क्यों है, क्योंकि फर्स्ट वन इज द साइंटिफिक लिमिटेशन, जो पहले जा चुके हैं उनके बिहेवियर को हम वापस नहीं ला सकते हैं भले जितने भी एडिटिंग कर ले। सेकेंड, पारिस्थितिक जोखिम, आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव आया है। जलवायु, वनस्पति, जीव और शिकार प्रजातियां जो कभी विलुप्त जानवरों का समर्थन करती थी अब वैसी नहीं रही। पुनर्निर्मित प्रजातियों को पेश करने से वर्तमान जैव विविधता बाधित हो सकती है। तो जो अभी हम डाइवर्सिटी जो देख रहे हैं, एनिमल में डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, उसमें ये एडिटिंग करने से बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि फिर हम डाइवर्सिटी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। साथ ही नैतिक और कानूनी मुद्दे भी आ रहे हैं इसमें
कि आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीवों का निर्माण पशु कल्याण, आनुवंशिक हेरफेर और ऐसी तकनीकों को संभावित दुरुपयोग करेगी। तो इस एडिटिंग के वजह से क्या कर सकते हैं हम, दुरुपयोग करके कुछ अलग अलग टेक्निक यूज करके उसको नया बना सकते हैं। एंड उसके अलावा क्या हो जाएगा कि जो एनिमल अभी के टाइम पे जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कंजर्वेशन की ध्यान होने की जरूरत है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम उस पर अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि जो अभी एक्सटिंक्ट एनिमल हो रहा है, अगर यही थिंकिंग रहा डी एक्सटिंक्शन वाला, तो हो जाएगा कि जो भी एनिमल गायब हुए हैं उनको वापस हम ला सकते हैं। इसी वजह से ये एक क्या हो सकता है, एक संरक्षण निधि के लिए भी बहुत ज्यादा दुरुपयोग होगा और सोचने वाली बात हो जाएगी इसके लिए। इसके ऊपर साथ ही पॉलिसी के ऊपर भी इसके लिए प्रभाव पड़ेगा, जैसे कोलोसल जैसी घोषणाएं सार्वजनिक चर्चा और नीति निर्माण को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए ट्रम्प प्रशासन ने प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों को कम करने के लिए तर्क देने के लिए ऐसी तकनीक सफलताओं को हवाला दिया। मतलब कि अब ये पॉलिसीज नहीं बनाएंगे एनिमल्स के लिए ज्यादा, क्योंकि ताकि ये जो कंपनी है वो डी एक्सटिंक्शन जैसा काम वापस कर सके। संरक्षण दृष्टिकोण क्या है, भयंकर भेड़ियों का विलुप्त होना संभवतः पिछले हिम युग के अंत में हुए परिवर्तनों के कारण था, जिसमें शिकार का नुकसान भी शामिल है। उन्हें आंशिक रूप से भी वापस लाना विलुप्त होने के मूल कारणों को संबोधित नहीं करता है। इसके बजाय आधुनिक संरचना को मौजूदा प्रजातियों की रक्षा करने, आवास और बहाल करने पर लचीलापन बढ़ाने के लिए जरूरी है। मतलब कि जो हमारा भविष्य का संरक्षण दृष्टिकोण जैसे कंजर्वेशन विजन है, वो भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि जो पहले वाले डायर वोल्फ थे वो इस वजह से गायब हुए क्योंकि उसमें हिम युग में परिवर्तन आया। लेकिन फिर हम वापस उस भेड़ियों को लाए तो उसके कई सारे बिहेवियर में चेंजेस होने की वजह से हम वो वापस चीज नहीं पा सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इससे क्या हो जाएगा कि हम इन फ्यूचर जो संरक्षण की बात कर रहे हैं उस संरक्षण को भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, हाउ कैन V2G टेक्नोलॉजी हेल्प इंडियाज पावर सेक्शन। ठीक है, तो केरल राज्य ने विद्युत बोर्ड, केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर वाहन से ग्रिड V2G टेक्निक का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रिड स्थिरता को बनाए रखने के लिए वितरित ऊर्जा भंडारण के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग की व्यवस्था का आकलन करना है। मतलब कि अभी के टाइम पे जो ईवी है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वो काफी तेजी से चल रही है, लेकिन उस ईवी को एज अ एनर्जी स्टोरेज बनाने के लिए, मतलब कि जैसे हम ग्रिड से क्या लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी ईवी को चार्ज करने के लिए, जब हमें और भी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी और या जब ज्यादा डिमांड होगा इलेक्ट्रिसिटी का, स्पेशली इन समर जब सोलर कट हो जाता है, सोलर कट हो जाने की वजह से क्या होगा कि जो अब ईवी है वो अपनी एनर्जी को वापस ग्रिड में भेजेगी, अगर उसके पास एक्सेस है तो वो ग्रिड में भेजेगी, जिससे ग्रिड में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, ग्रिड में बैलेंस बने होने से वो वापस अब एनर्जी या तो ईवी में, फिर ईवी अपना एनर्जी ग्रिड में, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं और फुल अपने डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। उसी को V2G टेक्निक कहते हैं। V2G टेक्निक सबसे पहले केरल राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे ने मिलकर इसके ऊपर पायलट परियोजना का काम कर रहे हैं। वाहन से ग्रिड एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहां इलेक्ट्रिक वाहन न केवल चार्ज करने के लिए ग्रिड से बिजली खींचते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रिड को वापस बिजली भी दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, विकेंद्रीकृत ऊर्जा भंडारण इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। जब द्विदिशात्मक चार्जर में प्लग किया जाता है तो निष्क्रिय ईवी ग्रिड को समर्थन देने के लिए बिजली का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम बिजली को ग्रिड से ईवी और ईवी में ग्रिड के पास देंगे तो हो सका हमारा जो एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम मजबूत कर सकते हैं। कौन कौन से इसके अलावा V2G के अलावा मॉडल है, G2B ग्रिड से वाहन, V2G वाहन से ग्रिड, V2H वाहन से घर और V2B वाहन से वाहन। ऐसे एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं। और V2G क्या होगा, भारत के बिजली क्षेत्र में मदद करेगा। कैसे, तो पहले ग्रिड बैलेंस बना के रखेगा, जब भी जरूरत पड़ेगी हमें आपूर्ति और मांग के दौरान तो हम इसको वापस बिजली दे सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, यहाँ पे हम भारत में ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण सौर और पवन ऊर्जा के लिए बफर भंडारण के रूप में कार्य कर सकते हैं। साथ ही भंडारण लागत में कमी, जो चार्जिंग, जो बड़े पैमाने पर महंगी बैटरी भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता
को कम करता है। ईवी बैटरी दोहरे उपयोग वाली संपत्ति बन सकती है, ठीक है। ईवी बैटरी से ही हम क्या कर सकते हैं, लाइट अपने घर में ला सकते हैं। आपातकालीन के टाइम पे ये बैकअप की तरह काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होगा और फिर वो एनर्जी हम ट्रांसफर कर देंगे। मांग प्रतिक्रिया तंत्र, ईवी मालिकों को उच्च मांग अवधि के दौरान ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वैश्विक लेवल पे ये कहाँ काम आ रहा है, ये V2G प्रक्रिया इंडिया में अभी नहीं है प्रचलित, ये ग्लोबल लेवल पे लेकिन जरूर है। जैसे यूरोप और यूएस में, यूके नीदरलैंड समय समय पर मूल्य निर्धारण और ग्रिड फीडबैक के साथ सक्रिय कार्यक्रम होता है। कैलिफोर्निया में यूज हो रहा है, ठीक है। और भारत में इसकी स्थिति क्या है, प्रारंभिक चरण में। अभी सिर्फ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि ईवी को कैसे चार्ज करना है, उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि ईवी हर जगह पे अब चार्ज हो सके। और पायलट प्रोजेक्ट अब हमने स्टार्ट किया है V2G टेक्निक को समझने के लिए और उसका यूज करने के लिए इंडिया में। भारत में इसके लिए चुनौतियां हैं कि नहीं है वास्तविक समय मूल्य निर्धारण और विकेंद्रीकरण, बिजली बाजारों की कमी, अभी भी विकेंद्रीकरण में की कमी है, जो ट्रांसफर करने में और ये सब में कमी है। अभी भी ग्रिड लाखों छोटी इकाइयों से दो तरफा बिजली प्रवाह के लिए सुसज्जित नहीं है। आ रही आपूर्ति परिवर्तनशील और कमजोर मांग पूर्वानुमान, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि V2G के टेक्निक को अभी सफल होने में समय लगाती है। नेक्स्ट वी हैव फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन एक प्रोसेस है जिससे क्या किया जा सकता है कि जो भी इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड है, उस सल्फर डाइऑक्साइड को वो कम करके पोल्यूशन को बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब कई सारी इंडस्ट्रीज है जो अपनी फ्यूल निकालती है, जो या कई सारे जो फॉसिल फ्यूल्स है जिसको जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, वो इन्वायरमेंट में जाता है। और जब वो इन्वायरमेंट में जाता है तो उससे हमें कई सारे गैसों से रिएक्ट करके जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एक एसिड रेन की तरह भी काम करती है, ठीक है। तो एसिड रेन होने से जो कई सारे फसल है वो खराब हो जाते हैं, मार्बल खराब हो जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के लिए काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसीलिए जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है, इसका यूज करके हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऊपर जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में उसको कम कर सकते हैं। कैसे, तो सिस्टम में सल्फर यौगिक विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन वाले बिजली घर के निकास उत्सर्जन से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें कैसे प्रक्रिया को यूज करते हैं, द वेट प्रोसेस। हम इसमें यूज करते हैं वेट प्रोसेस को। वेट प्रोसेस क्या है कि जितने भी फ्लू गैस है, ठीक है, फ्लू गैस जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, जो काफी इंटॉक्सिकेट होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, तो ये जितने भी फ्लू गैसेस हैं, उस फ्लू गैसेस को हम एक वर्टिकल टावर के अंदर डालते हैं, इस भाप, और उसको में भाप डालते हैं। भाप के यूज से उस जो गैस है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड फर्स्ट हम एक वर्टिकल टावर में डालेंगे उस फ्लू गैसेस को, उसके ऊपर हम एक गीली लाइमस्टोन डाल देंगे, ठीक है, जो गीली सीमेंट होती है, वो स्लर ऑफ लाइमस्टोन, उसको डाल देंगे, ठीक, स्लरी ऑफ लाइमस्टोन। ये जो लाइमस्टोन है वो रिएक्ट करके उन फ्लू गैसों के साथ क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को अपने साथ खींच लेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को खींच लेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जब खींचेगा तो वो क्या बनाएगा, ये लाइमस्टोन किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसके सरफेस पे बैठ जाएगा। और वो जो जिप्सम को यूज करके हम या तो मार्केट में बेच सकते हैं या कुछ अदर चीजों में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो एक हमारे लिए इंटॉक्सिकेट होने वाली चीजें थी, उसको हम किस में यूज कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट के वे में यूज कर रहे हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, तो ये जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल आदि में कुछ सल्फर होता है, उस चीजों को क्या कर सकती है, रोक सकती है। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो उसमें मौजूद सल्फर दहन की प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ कोयले में 4% तक सल्फर हो सकता है, जो एक महत्वपूर्ण मात्रा है। यह देखते हुए कि कोयला बिजली स्टेशन प्रतिदिन 5000 टन से अधिक कोयला जला सकता है, तो कितने सारे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेंगे। इसी वजह से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, एसिड रेन को कम करने के लिए इस फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वी हैव क्वेश्चन कि फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन तकनीक के संदर्भ में बताइए। तो ये सिस्टम का उपयोग कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के निकास गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हटाने के लिए किया जाता है। नो। गीले चूना पत्थर संक्रमित विधि सिस्टम में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, ये सही है। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जो कि अम्लीय ऊर्जा एक प्रमुख कारण है। So your answer will be 2, 3. अब ट्रम्पोनॉमिक्स, जो ट्रम्प ने अपने इकोनॉमी के लिए जो टैरिफ लगाई है उसको एक वर्ड दिया जा रहा है जिसको कहा जाता है ट्रम्पोनॉमिक्स। तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक दर्शन, जिसे आमतौर पर क्या कहा जा रहा है, ट्रम्पोनॉमिक्स, नीतिगत चर्चाओं में फिर से उभरा है क्योंकि वो अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक प्रवचन को प्रभावित करना जारी रखा है। तो जो संरक्षणवाद था, जो अभी के टाइम का है, विनियमन, कर कटौती और ऊर्जा स्वतंत्रता, इन सारे चीजों को क्या ट्रम्पोनॉमिक्स कहा जा रहा है। तो ट्रम्पोनॉमिक्स के मुख्य पिलर क्या है, जो मेन चीजें हैं, तो फर्स्ट है आयात पर शुल्क। तो पहले क्या लगाना है, टैरिफ लगाना है। तो चीनी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने के लिए अमेरिकी ने विनिर्माण को पुनर्विजित करने के लिए लगाया गया है। तो आयात पे उन्होंने शुल्क लगाया, साथ ही क्या किया है, टैक्स को अपने कम कर दिया है। अब इससे क्या होगा, वहां के जो डोमेस्टिक पीपल है, जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपने चीजों को ज्यादा निवेश करेंगे। तो घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट कर का बोझा कम कर दिया गया है। सेकंड, थर्ड है विनियमन, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए अनुपालन और परिचालन लागत में कटौती भी किया जा रहा है। ऊर्जा स्वतंत्रता, ऊर्जा स्वतंत्रता में ईंधन की जो कीमत है उसको कम करके मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए घरेलू तेल ड्रिलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वो वहीं पर ही अपना एक ड्रिलिंग सिस्टम या ड्रिलिंग कर रहे हैं डोमेस्टिक एरिया में ही, ताकि वो ईंधन के लिए भी किसी और जगह पे डिपेंड ना हो। तो इससे क्या क्या एक परिणाम इसका निकल पाएगा, विनिर्माण पुनरुद्धार, उद्योगों के लिए विदेश में स्थानांतरण से अमेरिका में बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी। उसके अलावा व्यापार घाटे की समस्या कम होगा। मुद्रा ऑफसेट तर्क, जो ट्रम्प का तर्क है कि यदि डॉलर आनुपातिक रूप से बढ़ता है तो टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालेंगे। तो ये सारे अमेरिका के लिए क्या हो जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ट्रम्पोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट मेरिट्स क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, रस्ट बेल्ट में रोजगार हो रहा है, इनका अब इंडस्ट्री बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनके लिए स्ट्रेटेजिकल चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, दे विल बी मोर पावरफुल, एंड मुद्रा अंतर्दृष्टि, जो इनका मुद्रा है वो और भी पावरफुल होगा। चिंताएं और सीमाएं क्या है, तो कि इनके वजह से क्या हो जा रहा है, ट्रम्पोनॉमिक्स के वजह से रिटेलिएट जैसे टैरिफ होते जा रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे अपने मनमानी ढंग से टैरिफ लगा रहा है। साथ ही इस पे कंज्यूमर जो है उनके ऊपर ये बोझ होगा कि कौन से सामान को खरीदे, और जो इन्फ्लेशन जैसी चीजें हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। अक्षमता जोखिम, संरक्षणवाद अक्षम घरेलू फर्मों को आश्रय दे सकता है, जिससे लंबे समय में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। तो अगर डोमेस्टिक को ही कह रहे हैं तो फिर वो कंपटीशन फिर से कम हो जाएगी, जो कंज्यूमर है उसको सही प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक टाइम पे जब कंपटीशन ही नहीं है तो जो घरेलू लोग हैं वो किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को बनाएंगे। पर्यावरणीय लागत, जो तेल की अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी जनरेट होगा, और जलवायु प्रतिबद्धताओं से भी समझौता हो सकता है। भारत के लिए इसके लिए क्या, भारत और विश्व में इसका क्या होगा, तो भारत अमेरिका व्यापार संबंध, ट्रम्पोनॉमिक्स भारत की निर्यात रणनीति को जटिल बनाता है। भारतीय वस्तुओं के अमेरिका में उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। तो भारत का जो है वो टैरिफ का सामना करेंगे, उससे चैलेंजेस है इंडिया के लोगों के लिए। उसके अलावा अवसर क्या है कि जो बढ़ते अमेरिकी चीनी व्यापार तनाव है वो भारत को इलेक्ट्रॉनिक और रसायन जैसे क्षेत्रों में डाइवर्टेड निवेश आकर्षित करने का मौका देते हैं। तो ये अमेरिका सबसे ज्यादा संरक्षणवाद की पॉलिसी लगाई ताकि वो चीन की बढ़ती हुई चीजों को रोक सके और चीन पे डिपेंडेंसी को रोक सके, बट उससे इंडिया को फायदा होगा कि भारत चीन के अपने कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इन्हें अपना अलग मार्केट मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बदलाव होंगे
और भारत की समानांतर सोच जो ट्रम्पोनॉमिक्स की तरह भारत भी पीएलआई योजना, आत्मनिर्भर भारत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टैरिफ हस्तक्षेप के माध्यम से रणनीतिक संरक्षणवाद को बना सकता है। तो जैसे आत्मनिर्भर भारत इंडिया ने यूज किया है, जो अपने ही डोमेस्टिक चीजों को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए, वैसी सारी चीजें भी क्या हो सकती है, इंडिया के लिए हेल्प कर सकती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। एंड अब हमारा यहीं पे क्या होता है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।